हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भानीराम डाल। आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, छोटे पशुओं में दूध दोहने की कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो जो छोटे पशु होते हैं उनमें तो दूध दोहने की चुटकी विधि सबसे बढ़िया रहती है। पहले का ए ऑप्शन राइट है। दूसरा क्वेश्चन है, दूध दोहने की उत्तम विधि है। तो दूध दोहने की उत्तम विधि है वो फुल हैंड विधि है, पूर्ण हस्त दोहन विधि है। दूसरे का से ऑप्शन राइट है। अंगूठा विधि होती है वो बढ़िया नहीं होती है, त्रुटिपूर्ण होती है। इससे पशुओं के जो ऐन वगैरह होता है, थन वगैरह जो होते हैं उनमें गांठें पड़ जाती है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, गाय भैंस बकरी भेड़ में नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए कौन सी धमनी काम में लेते हैं? कोक्सियल धमनी जो पूंछ के नीचे होती है वो पकड़ के अपने नाड़ी गति चेक करते हैं। तीसरे का ए ऑप्शन राइट है। इसमें एक मैक्सियल धमनी भी है। मैक्सियल धमनी जबड़े के नीचे होती है, ये घोड़े में नाड़ी गति ज्ञात करने के काम में लेते हैं। तो तीसरे का ऑप्शन राइट है, घोड़े का पूछ लेते तो मैक्सियल धमनी। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, मादा पशुओं में मध्यकाल का पता लगाने के लिए झुंड में छोड़ते हैं। तो जो मादा पशु होते हैं उनके मध्यकाल का पता लगाने के लिए टिंचर बुल होते हैं, उनको झुंड में छोड़ा जाता है। चौथे का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, पास्तुरीकरण की धारण विधि में तापमान रखते हैं। देखो, दूध का पास्चुराइजेशन करने के लिए, पास्तुरीकरण करने के लिए दो विधियां होती है। पहली बात तो पास्तुरीकरण होता क्या है? अगर किसी पदार्थ को अपने 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे गर्म करते हैं तो उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बीजाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? परिरक्षित, यानी अस्थायी परिरक्षण है ये। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, इसलिए इसको पास्तुरीकरण कहा जाता है। तो दूध को पास्तुरीकरण की दो विधियां होती है, एक तो होती है धारण विधि और दूसरी होती है स्तत विधि। धारण विधि को होल्डिंग मेथड बोलते हैं या फिर एल टी भी बोलते हैं, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें क्या करते हैं? तापमान रखते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक इसको गर्म करते हैं तो दूध पास्तुरीकृत हो जाता है। और एक होती है स्तत विधि जिसको कंटिन्यूअस मेथड या फिर HTST बोलते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम बोलते हैं। इसमें तापमान तो ज्यादा रखते हैं, 71.60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, लेकिन 15 सेकंड के लिए गर्म करने पर दूध पास्तुरीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे जो धारण विधि पूछी है, इसने धारण विधि बोले तो होल्डिंग मेथड या फिर LT लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम। तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो पांचवें का राइट जो आंसर होगा वह ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्तुरीकरण की स्तत विधि दूध को कितने समय तक गर्म करते हैं? अभी अपने बात ही कर रहे थे जो स्तत विधि होती है उसको बोलते हैं अपने हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, HTST या कंटिन्यूस मेथड। तो इसमें 15 सेकंड के लिए दूध को 71.60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। तो छठे का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, दूध को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर निर्जीवीकृत करते हैं? बोले तो स्टरलाइजेशन करते हैं। अगर किसी उत्पाद को आप 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करते हो तो उसके सभी सूक्ष्म जीव और उसके बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, यानी स्थायी परिरक्षण हो जाता है। तो निर्जीवीकरण या स्टेरलाइजेशन है, ये स्थायी परिरक्षण है। जो पास्तुरीकरण है वो अस्थायी है और निर्जीवीकरण है वो स्थायी है। तो दूध का जो निर्जीवीकरण है वो 112 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। 7 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में दूध उतारने के लिए उपयुक्त हार्मोन है। देखो, दूध उतारने के लिए जो उपयुक्त हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटॉक्सिन। 8वें का ए ऑप्शन राइट है। और जो दूध चढ़ाने का जो काम करते हैं वो पशु, उनमें जिस समय दूध चढ़ाते हैं उनमें जो एड्रिनल जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो दूध ऊपर चढ़ा लेते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो दूध उतर जाएगा, यानी दूध दोहन की क्रिया आसान हो जाएगी। 8वें का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, बीजों में प्रसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। डोरमेंसी या सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। पहली बात तो सुषुप्त अवस्था होती क्या है? बीजों को अगर उपयुक्त वातावरण मिल जाए और उपयुक्त वातावरण पर भी वो अंकुरित न हो। उपयुक्त वातावरण का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि उसको प्रॉपर नमी मिल जाए, प्रॉपर तापमान मिल जाए, फिर भी वो अंकुरित ना हो, बीज जिंदा होते हुए भी यानी वाइबल होते हुए भी फिर भी अंकुरित नहीं होता है, तो उसको सुषुप्त अवस्था या प्रसुप्ति या डोरमेंसी कहते हैं। तो सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट रसायन भी काम में लेते हैं। GA3 पादप हार्मोन है, ये भी काम में लिया जाता है। GA3 बोले तो जिब्रेलिन और थायोयूरिया भी काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 9 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बटन मशरूम का वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए,
जो खाने योग्य मशरूम होती है उसमें बटन मशरूम काफी पॉपुलर मशरूम में से एक है, जिसका नाम होता है एग्रिकस बायोस्पोरस। तो 10वें का राइट ऑप्शन है ए। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे वोल्विरेला वोल्वसेई दिया हुआ है, ये पेडिस्ट्रो मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। और एक दिया हुआ है प्लूरोटा स्पीसीज, ये डिंगरी मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार कहां पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार अजमेर नीदरलैंड के अंदर स्थित है। 11 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बेक्स सीबा पौधा किससे संबंधित है? बॉम्बेक्स सीबा सेमल को कहते हैं या सेमुल को कहते हैं, सेमुल को कहते हैं, ये भगवान शिव से संबंधित है। 12 का बे ऑप्शन राइट है, भगवान शिव। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, अनार में भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान होता है? तो अनार में जो भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 4.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस। देखो, अनार को 4.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और 90 से 95% आर्द्रता पर 7 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। तो 13 का द ऑप्शन राइट है। उसके अलावा आपने और देख लेते हैं, जैसे 12.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये तो आम के भंडारण का उपयुक्त तापमान होता है। 9 से 10 दिया हुआ है, 9 से 10 पे अपने पपीता को भंडारित करते हैं और इसी पे लगभग अपने जो देसी नींबू है उसको भंडारित करते हैं। देसी नींबू को 8 से 10 पे करते हैं, पपीता को 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। 7 से जो 13 दिया हुआ है, इस पे अनानास को भंडारित किया जाता है, अनानास को भंडारित करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें और दिया हुआ है 4.5 से 5.5, ये अनार के भंडारण का है। 13 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में गन्ने में लाल सड़न रोग किसने खोजा था? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वो बार्बर ने खोजा था। 14 का ए ऑप्शन राइट है। बार्बर ने सबसे पहली बार गोदावरी के डेल्टा में इसको खोजा था। उसके अलावा और ऑप्शन है, जैसे वासुदेवा, वासुदेवा ने सबसे पहले गेहूं या जौ का मूल्य रोग सीकर राजस्थान के अंदर खोजा था। और उसके अलावा दिया हुआ है सुंदर रमन ने, सुंदर रमन ने चेन्नई के अंदर धान का भूरा चित्ती रोग या फिर ब्राउन स्पॉट को खोजा था। केसी मेहता, आपको पता ही है, केसी मेहता ने रोली रोग को खोजा था। 14 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भंडारण का कीट है, भंडारण के टाइम में लगने वाला कीट है। धान का गुण भी भंडारण में लगता है, धान का मोथ भी भंडारण में लगता है, खपरा बीटल भी भंडारण में। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 15 का ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। देखो, भंडारण में भी लगने वाले कीटों को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो होता है प्राइमरी कीट, एक होता है सेकेंडरी कीट। प्राइमरी कीट कौन सा होता है? जैसे हमने जिस फसल को जैसे भंडारित किया, जैसे अनाज को सीधा अनाज, सॉरी, गेहूं को सीधा गेहूं, धान को सीधा धान के रूप में भंडारित किया, उस रूप में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी अवस्था में नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो प्राथमिक कीट। अगर हम क्या कर रहे हैं, अनाज है या खाद्यान्न है, दलहन है, उनका अगर अपने कोई प्रोसेसिंग कर देते हैं, आटा बना देते हैं, दाल बना देते हैं, तो उस प्रोसेस प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको सेकेंडरी कीट बोलते हैं, यानी द्वितीय कीट बोलते हैं। अब प्राथमिक कीट में जैसे धान का घुन है, खपरा बीटल है, उसके अलावा पेडी बोरर है, या फिर उसके अलावा अनाज का मोथ है, दाल का भरंग है, या पेकनट ब्रुंस्ड है, सिगरेट का भरंग है, शकरकंद का गुण है, आलू का मोथ है, ये प्राइमरी कीट में आते हैं सारे। सेकेंडरी में जैसे रस्ट रेड फ्लावर बीटल आता है, लॉन्ग हेडेड फ्लावर बीटल आता है, सो टूथ ग्रेन बीटल आता है, राइस मोथ आता है, यानी धान का मोथ आता है, उसके अलावा आलमंड बादाम वगैरह का या अंजीर का मोथ है, ये आता है, या फिर जो इंडियन मील मोथ है वो आता है। तो ये सेकेंडरी कुछ इंसेक्ट आते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है? तो बाग लगाने के लिए सबसे बढ़िया मृदा होती है दोमट मृदा, यानी लोमी सॉइल। 15 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, बाग लगाने के लिए मृदा की गहराई होती है? बाग लगा, जो फल वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें गहराई तक जाती है, तो कम से कम 200 मीटर के आसपास गहरी मृदा तो होनी चाहिए, 180 से 200 सेंटीमीटर के आसपास। तो 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर, तो राइट आंसर होगा 2 मीटर। 16 का बे ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, बाग में सिंचाई की उपयुक्त विधि है? बाग में सिंचाई की उपयुक्त विधि होती है बूंद बूंद सिंचाई विधि, क्योंकि इसमें पानी की बचत खूब होती है, 50 से 70% पानी की बचत हो जाती है। अगर ऑप्शन में बूंद बूंद सिंचाई विधि नहीं होता है, फिर दूसरे नंबर पे वल्य विधि या रिंग मेथड आता है, तो यहाँ पे तो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, तो 17 का बे ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगते हैं? देखो, राजस्थान में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है लू की।
तो लू से बचने के लिए तो वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, 18 का सही ऑप्शन राइट है। अगर मान लो यहाँ पे सीधा वायुरोधी वृक्ष पूछ लिया, लू से बचने के लिए पूछ लिया, तो उत्तर पश्चिमी राइट होगा। अगर ऐसा पूछ लिया जाता भी शीतलहर से बचने के लिए वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगने चाहिए, तो उत्तर पूर्व भी राइट आता, लेकिन अभी 18 का राइट आंसर होगा सही ऑप्शन। जिस तरफ से लू आती है उस तरफ वायुरोधी वृक्ष, तो लू उत्तर पश्चिम से आती है तो वायुरोधी वृक्ष भी किस तरफ लगेंगे, उत्तर पश्चिम। वायुरोधी वृक्ष बोले तो विंड ब्रेकर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, बाग में लगाने के लिए उपयुक्त वायुरोधी वृक्ष होते हैं। शीशम भी होता है, देसी आम भी होता है, जामुन भी होता है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा 19 का द ऑप्शन। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है। वायुरोधी वृक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में लगते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। बाग में आवास केंद्र में होना चाहिए, ये भी बात ठीक है। कार्यालय मुख्य द्वार पे होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता बोले तो पॉलीएम्ब्रियोनी, एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण होते हैं तो उसको बहुभ्रूणता कहते हैं। आम में भी पाई जाती है, नींबू वर्गीय फलों में भी पाई जाती है, जामुन में भी पाई जाती है, तो उपरोक्त सभी। 21 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखो आम की जो दक्षिणी भारत की जातियां होती है, दो किस्में होती है, उनके अंदर ही पाई जाती है, जैसे पीच, कुरकान, मुवंडन, नेकरी, ओलार, बापाकाई, स्टार्च, मायोपुलान, इस तरह की जो वैरायटी है उनके अंदर बहुभ्रूणता। उत्तरी भारत की किस्मों में बहुभ्रूणता नहीं पाई जाती। बाकी जितनी भी मोस्ट ऑफ कमर्शियल वैरायटी व्यावसायिक किस्में, उनमें बहुभ्रूणता नहीं होती है। नींबू वर्गीय फलों में भी अगर बात करें तो सभी नींबू वर्गीय में बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन पोमिलो जो है, हाटी लाइम है और सिट्रोन है, उसके अंदर बहुभ्रूणता नहीं पाई जाती, उनमें मोनो एम्ब्रियोनी पाई जाती है। बाकी जामुन में बहुभ्रूणता होती है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, नई जातियों के विकास के लिए आवश्यक है। तो नई जातियों का विकास तभी संभव होगा जब विभिन्नता होगी, और विभिन्नता हमेशा लैंगिक प्रवर्धन से ही आती है। लैंगिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, बीज द्वारा जो प्रवर्धन होता है उसको लैंगिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो नई जातियों के विकास के लिए आवश्यक है बीज द्वारा प्रवर्धन, 22 का ए ऑप्शन राइट है। वानस्पतिक प्रवर्धन से हमेशा समरूपता आती है, और समरूपता, सारे पौधे एक जैसे हैं तो वहां नई जाति कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो कलम द्वारा प्रवर्धन एक वानस्पतिक विधि है, अलैंगिक विधि है। टी कलिकान ये भी अलैंगिक है, तो 22 का राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है पत्ती कलम का उदाहरण है। पत्ती कलम का उदाहरण है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम बोले तो पत्थर चट्टा, यानी जिसकी पत्ती कलम के रूप में आप काम में ले सकते हो, लीफ कटिंग जिसको बोलते हैं। जिनकी पत्तियां लेदर की तरह मोटी होती है उनको ही आप प्रोपोगेशन मटेरियल यानी पादप कलम के रूप में लगा सकते हो। तो पत्थर चट्टा की पत्ती आपने देखी होगी, मोटी होती है लेदर की तरह, तो उसको लगा देते हो तो नया पौधा तैयार हो जाता है। ऐसा ही बिग्नोनिया की भी पत्ती होती है, लेकिन यहाँ बिग्नोनिया ऑप्शन में नहीं है, तो 23 का राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। देखो गुलाब के लिए टी कलिकाएन है। दुनिया में सबसे ज्यादा गुलाब चलता है कट रोज, तो कट रोज में टी कलिकाएन। सीधा गुलाब पूछ ले तो भी टी कलिकाएन, लेकिन ये पूछ लेते देसी गुलाब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, तो देसी गुलाब में हार्डवुड कटिंग होती है, कठोर काष्ठीय कलम होती है। यहाँ गुलाब पूछा है तो हमें कट गुलाब का ही बताना पड़ेगा, तो उसके अंदर टी कलिकाएन ही होगा। चॉइस का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, कलम में कितनी कलिकाएं कम से कम रखनी चाहिए। तो 4 से 5 कलिकाएं तो कम से कम रखनी चाहिए, ताकि 3 भूमि में दबा दो, 2 बाहर आप रख लो, तो 25 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे सही मिलान कीजिए। देखो प्रवर्धन की कुछ विधियां दी हुई है, इस वजह से अपने यहाँ मिलान, ताकि अपने ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। सबसे पहले है 26 नंबर क्वेश्चन, अमरूद में प्रवर्धन होता है। तो अमरूद में जो प्रवर्धन होता है वो होता है स्टूलिंग द्वारा, या फिर जिसको अपने ढेरीदार विधि बोल देते हैं या माउंट लेयरिंग बोल देते हैं। तो 26 का जे ऑप्शन राइट है, ढेरीदार विधि। नेक्स्ट है 27 नंबर, गुलाब में प्रवर्धन करते हैं। अभी अपने पढ़ाई था, गुलाब में टी कलिकाएन करेंगे, 27 का जी ऑप्शन राइट है, टी कलिकाएन। नेक्स्ट है 28 नंबर, बेर में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। तो बेर में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है रिंग मेथड होता है, जिसको छल्ला कलिकाएन कहते हैं। तो 28 का राइट आंसर होगा एच। नेक्स्ट है 29 नंबर, देसी गुलाब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। अगर देसी गुलाब पूछ लिए तो फिर हार्डवुड कटिंग यानी कठोर काष्ठ के कलम, तो 29 का राइट आंसर है यहाँ पर एफ। नेक्स्ट है 30 नंबर, रबर में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। ये व्यावसायिक विधियां पूछी गई यहाँ पे। तो 30 नंबर, रबर के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। तो रबर के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि होती है फोर कट कलिकाएन, तो 30 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है चीकू। चीकू के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, तो चीकू के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि होती है इनार्चिंग, जिसको भेंट कलम या अटैच ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। तो 31 का राइट आंसर होगा आई। यहाँ पे टनार्चिंग सही नहीं लिखा, इनार्चिंग होता है।
नेक्स्ट है 32 नंबर, धूप घास में प्रवर्धन होता है। तो धूप घास के अंदर जो प्रवर्धन होता है वो होता है अपने रनर्स द्वारा। तो 32 का राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा, 32 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, लेमन। एक लाइम होता है, एक लेमन। लेमन जो बड़ा अंडाकार फल होता है उसको लेमन कहते हैं। लेमन में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। तो लेमन में जो प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि होती है वो होती है वायु दाब विधि, एयर लेयरिंग होती है। मार्कोटेज लेयरिंग या चाइनीज लेयरिंग भी बोल देते हैं इसको। तो 33 का राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 34 नंबर, खजूर के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। तो खजूर में प्रवर्धन सकर्स व ऑफशूट से होता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको सकर्स दिखाई दे रहा है, तो 34 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। और खजूर में एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, प्रवर्धन के लिए सकर्स का उपयुक्त वजन होना चाहिए। तो 12 किलो उपयुक्त वजन रहता है सकर्स का। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, फालसा में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। तो फालसा में केवल बीज द्वारा ही प्रवर्धन होता है। तो 35 का राइट आंसर है वो डी है, यानी फालसा का प्रवर्धन बीज द्वारा होता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्वों की खपत में कौन सा स्थान है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की खपत में दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। तो 36 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, कुल पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के उत्पादन में अग्रणीय देश। अग्रणीय देश है चीन, दूसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पे भारत आता है। तो 37 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, भारत का कुल पोषक तत्व यानी एनपी के उत्पादन में कौन सा स्थान है? अभी अपने बात कर रहे थे तीसरा, पहला चीन का है, दूसरा यूएसए का है और तीसरा भारत का है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, यूरिया उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है? तो यूरिया उत्पादन में भी अग्रणीय देश चीन है और भारत का दूसरा नंबर है। 39 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, पोटास की खपत में भारत का कौन सा स्थान है? तो पोटास की खपत में चौथा स्थान है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की खपत में दूसरा स्थान है। तो 40 का चौथा ऑप्शन राइट है, द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, ये मैचिंग टाइप के है। यहाँ कृषि यंत्र है, जो कृषि के काम आने वाले मीटर या यंत्र है उनकी बात है, वो किसके काम आता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी इकाई क्षेत्र में इकाई समय में पड़ने वाली ओस को मापने का यंत्र होता है। तो ये यंत्र होता है ड्रोसोमीटर, यानी 41 का एच ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, धूप की अवधि को मापने का यंत्र होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, धूप की अवधि को मापने का यंत्र होता है। तो ये होता है कैंपबेल स्टोक्स, यानी 42 का आई ऑप्शन राइट है, कैंपबेल स्टोक। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, हवा की दिशा बताने का यंत्र होता है। 43 नंबर, हवा की दिशा बताने का यंत्र होता है। तो ये यंत्र होता है विंड वैन। तो 43 का राइट आंसर है जे ऑप्शन। हवा की स्पीड अपने बात कर ही चुके थे पहले, एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर, मृदा नमी तनाव को मापने का यंत्र होता है। मृदा की नमी को मापने का यंत्र होता है। तो 44 नंबर का राइट आंसर होगा टेंशियोमीटर। 44 का ई ऑप्शन राइट है, टेंशियोमीटर। नेक्स्ट है 45 नंबर, पर्णरंध्रों की चालकता मापने का यंत्र होता है, यानी पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने को मापने का यंत्र होता है। ये होता है पोरोमीटर। तो 45 का एफ ऑप्शन राइट है, पोरोमीटर। पोरो मतलब रंध्र, तो रंध्र की चालकता मापने का पोरोमीटर, याद रखने में आसान रहेगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, अपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है, यानी जो इन्वायरमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अपेक्षिक आर्द्रता, उसको मापने का यंत्र है। 46 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर, यानी 46 का जी ऑप्शन राइट है, हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, दूध का घनत्व। देखो, दूध के घनत्व से दूध की शुद्धता पता चलती है, उसमें पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, इस बात का पता लगता है। तो दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता मापने के लिए काम में लेते हैं, ये 47 नंबर क्वेश्चन है। तो काम में लेते हैं अपने लैक्टोमीटर, काम में लेते हैं। तो 47 का ए ऑप्शन राइट है, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करने का यंत्र होता है। तो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन जो ज्ञात करने का यंत्र होता है वो होता है मोनोमीटर। 48 का बी ऑप्शन राइट है, मोनोमीटर। नेक्स्ट है, सॉरी, 48 नंबर रिपीट कर रहा हूं मैं, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन अनुपात निक्षालन ज्ञात करने का जो यंत्र होता है वो होता है मोनोमीटर, यानी 48 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49 नंबर, मूल दाब ज्ञात करने का यंत्र होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, मूल दाब ज्ञात करने का यंत्र होता है। तो ये होता है साइरिलोमीटर होता है, साइरिलोमीटर होता है। तो 49 का राइट आंसर है सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक सौर विकिरण की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र होता है। तो प्रत्येक सौर विकिरण मापने या ज्ञात करने का जो यंत्र होता है वो होता है साइरेनोमीटर होता है। 50 का डी ऑप्शन राइट है, साइरेनोमीटर।